नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो में। अब हमारा टॉपिक शुरू होने वाला है अव्यय एवं सारणी, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। बहुत ही आसान टॉपिक है, सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। बेसिक हमें चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए, कुछ प्रॉपर्टीज ध्यान हो, थोड़ा बेसिक मैट्रिक्स के बारे में पता हो तो आप इजीली इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। सबसे हम मैट्रिक्स देखेंगे। मैट्रिक्स में हम इसका थोड़ा बेसिक देख लेंगे, डेफिनेशन पार्ट देख लेंगे कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इसमें टाइप देखेंगे। टाइप जैसे स्तंभ मैट्रिक्स, पंक्ति मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, ये सारे हम इसमें टाइप देख लेंगे। मैट्रिक्स में फिर हम और क्या देखेंगे, हम मैट्रिक्स की ट्रेस देखेंगे। ठीक है, और इस पर हम क्या देखेंगे, एलजेब्रा देखेंगे। एलजेब्रा में जैसे दो मैट्रिक्स का सम करना हो, दो मैट्रिक्स का गुणनफल करना हो, ये सब हम इसमें देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा मैट्रिक्स में क्या देखेंगे, मैट्रिक्स का ट्रांसपोज देखेंगे, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना देखेंगे। उसके अलावा हम कुछ स्पेशल मैट्रिक्स देखेंगे, जैसे हमारे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, है ना। जैसे हमारे सिमेट्रिक यानी सममित मैट्रिक्स कौन से होते हैं, विषम सममित मैट्रिक्स कौन से होते हैं। तो ये मेन मोटा मोटी टॉपिक हम मैट्रिक्स में कवर करेंगे। तो डिटर्मिनेंट में हम क्या देखेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है, उसके बारे में बेसिक देखेंगे। जैसे माइनर क्या होता है, माइनर को फैक्टर क्या होते हैं, इसके बाद ही हम डिटर्मिनेंट निकालना सीखेंगे। ठीक है, माइनर को फैक्टर देख लेंगे, फिर इसकी हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख लेंगे डिटर्मिनेंट की। इसके अलावा हम क्या देखेंगे कि समेशन प्रॉपर्टी देखेंगे कि डिटर्मिनेंट में समेशन हमें कैसे काम लेना है। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना सीखेंगे। यहाँ पे हम मैट्रिक्स में एक और सीखेंगे क्या, एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालना, सहखंडज मैट्रिक्स निकालना। तो ये हम मोटा मोटी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट में कवर करेंगे। इसके अलावा एक टॉपिक है किसका, हमारे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, रैखिक समीकरणों के हल, ये भी हम इसी में कवर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें किसका यूज होता है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का यूज होता है, तो इसको हम यहीं पे कवर कर लेंगे। ठीक है, इसमें हम एक वेरिएबल का भी देखेंगे, दो का भी देखेंगे, तीन का भी देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि दिया गया समीकरण का ये संगत है या असंगत है। इसमें से अगर हम देखें तो हमारा जो बेसिक है, एक तो है ना बेसिक चीज़ों पे, और दूसरा हमारा एलजेब्रा पे, ट्रांसपोज, इन्वर्स पे इतने क्वेश्चन नहीं आते, एडजॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट निकालना। ठीक है, इन पे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखेंगे, तो आप देखोगे कि ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, आसान आसान टॉपिक है, और इसमें से निश्चित ही क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैट्रिक्स होता क्या है। ये क्या होता है, कोई भी संख्याएं हैं ले लें, या फिर हम क्या ले लें, फलन ले लें। हमने उनको लिया और हमने क्या किया, उनको एक आयताकार क्रम में उनको जमा दिया। ठीक है, आयताक्रम में जमा दिया, तो वो हमारा क्या बन जाता है, मैट्रिसेस बन जाता है। हमारे पास कुछ कितनी भी संख्याएं हैं, उनको हमने क्या किया, एक आयताकार क्रम में जमा दिया, तो वो हमारा मैट्रिक्स बन जाता है। और इन संख्याओं और फलन को क्या कहते हैं, उस मैट्रिक्स का अव्यय कहते हैं। मैट्रिक्स को हम जनरली किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। उसके अवयवों को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। और मैट्रिक्स को हम लिखेंगे कैसे, ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर, और उसके अंदर ऐसे क्या इनके जमा देंगे, इसके अव्यय जमा देंगे। तो हर मैट्रिक्स में क्या होगी, एक कुछ क्या होंगी, पंक्तियां होंगी, और कुछ क्या होंगे, हमारे स्तंभ होंगे, रो होंगी और पंक्तियां होंगी। ठीक है, जितनी रो होंगी, जैसे मान लो अगर m रो है और पंक्ति कितने, सॉरी कॉलम कितने n है, तो हम m क्रॉस n की उस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, कोटि कहलाएगी। ठीक है, अगर कोई बोल दे कि किसी भी मैट्रिक्स की कोटि है x क्रॉस y, इसका मतलब उसमें x तो क्या है, पंक्तियां हैं, और y उसमें क्या है, कॉलम है, और टोटल अव्यय क्या हो जाएंगे, x इंटू वाई हो जाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, हमारा संख्याओं या फलन का क्या होता है, आयताकार रूप में उनको जमा दिया तो वो मैट्रिक्स बन जाता है। आयताकार में जमा के उसको ऐसे बड़े ब्रैकेट से बंद कर देंगे, और उसको मैट्रिक्स को हम बड़े अल्फाबेट से दिखाते हैं, और उसके अवयवों को छोटे अल्फाबेट से दिखाते हैं। हर मैट्रिक्स में क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं, कुछ पंक्तियाँ होती हैं और कुछ कॉलम होते हैं, और पंक्तियों और कॉलम की संख्याएं मिलकर उस मैट्रिक्स की क्या बनाती हैं, कोटि बनाती हैं, और इससे हम कुल अवयवों की संख्याएं भी निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो मैट्रिसेस की कोटि होगी। जैसे अगर हमें बनाना हो कि m क्रॉस n का मैट्रिक्स बनाना है तो ए में देखो, अब देखो कोई भी अव्यय होगा, ठीक है, कोई भी अव्यय होगा उसके पास दो होंगी, उसका स्थान बताने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए कि वो कौन सी रो में बैठा है और कौन से कॉलम में बैठा है। तो हम क्या करते हैं, अव्यय के साथ में यहाँ पे छोटे अल्फ़ाबेट में दर्शा देते हैं। जैसे ए आई जे का मतलब हो गया ये आई तो पंक्ति में बैठा है और जे कॉलम में बैठा है। इसी प्रकार अगर हमने लिख दिया A11, इसका मतलब फर्स्ट तो पंक्ति है और फर्स्ट ही हमारा कॉलम है। अगर ए लिख दिया 35, इसका मतलब थर्ड क्या है, पंक्ति है, फिफ्थ क्या है हमारा कॉलम। जो पहले वाला डिजिट है वो तो क्या बताएगा, रो बताएगा, सेकंड वाला डिजिट है वो कॉलम बताएगा। अगर हम मैट्रिक्स को दिखाना चाहें तो हम जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि AIJ लिख देते हैं और इसके अव्यय का, और m क्रॉस n लिख देते हैं। यहाँ पे i हमारा कहाँ से कहाँ होगा, i हमारा 1 से लेके m तक जाएगा और j हमारा कहाँ से कहाँ होगा, m क्रॉस n का है तो 1 से लेके n तक। जो पहले लिखा है वो हमारी रो, सेकंड लिखा है वो हमारा कॉलम। इसी प्रकार आई क्या होगी, हमारी रो होगी, तो रो की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 से लेके m तक जाएगी। इसी प्रकार दूसरी बार j लिखा है तो j हमारी कॉलम है, कॉलम की अपनी संख्या वैल्यू 1 से लेके n तक चली जाएगी। जहाँ पे i और j हमें लेने क्या है, सिर्फ प्राकृत संख्या लेनी है। एक से बड़ी इसका मतलब ये नहीं है कि 1.5 ले लेंगे, सिर्फ क्या लेनी है हमें, प्राकृत संख्याएं लेनी है। अब अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, जैसे ये हमारी क्या है, पहली रो, ये हमारी क्या है, दूसरी रो। इसी प्रकार चलते जाएंगे और लास्ट क्या आ जाएगी, mth रो आ जाएगी। इसी प्रकार ऊपर से क्या आएंगे, कॉलम आएंगे, ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, ऐसे चलते चलते लास्ट क्या आ जाएगा, हमारा nth कॉलम आ जाएगा। तो ये क्या है, हमारा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ क्या हुए को क्या लिखेंगे, A11 लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, हमारा कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट, तो इसके हुए को क्या लिखेंगे, A11। यहाँ पे अगर बात करें तो रो तो 1 ही है तो 1 आ जाएगा, कॉलम कौन सा है 2, तो A12 आ जाएगा। इसी प्रकार चलते जाएंगे, रो तो पहली है लेकिन कॉलम कौन सा आ गया, nth कॉलम हो गया, तो ये हुए कौन सा आ जाएगा, A1n आ जाएगा। अब यहाँ पे रो क्या हो गई, दूसरी, कॉलम क्या है, पहला। यहाँ पे रो क्या हो गई, दूसरी, कॉलम क्या है, दूसरा। यहाँ पे रो क्या है, दूसरी, कॉलम क्या है। तो ऐसे हम प्रत्येक अव्यय को लिख सकते हैं। इसी प्रकार ये क्या आ गई, mth रो आ गई, कॉलम पहला, mth रो कॉलम दूसरा, mth रो कॉलम n। तो ये m क्रॉस n साइज का हमारा क्या बन गया, मैट्रिक्स बन गया। ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AIJ और m क्रॉस n। इसका मतलब सीधा सा अंडरस्टूड है कि i की वैल्यू 1 से लेके m तक जाएगी, j की वैल्यू 1 से लेके n तक जाएगी। तो ये हमारा क्या है, मैट्रिक्स हो गया, जिसमें अगर हम बोले हमारा AIJ क्या है, तो ये ith पंक्ति और jth रो में स्थित अव्यय। ठीक है, अब AIJ में से वो सारे अव्यय जिनके लिए i बराबर क्या है, j। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो कुछ अव्यय हमारे होंगे जहाँ पे i बराबर क्या है, j। जैसे A11, A22, AMM। अगर हम इनको मिलाएं तो ये सारे किस में एक विकर्ण बनाते हैं। इस आयत का क्या बनाएंगे, विकर्ण बनाएंगे। इसलिए हमें इसे क्या बोलते हैं, इन अवयवों को क्या बोलते हैं, वो सारे अवयव जिनके लिए i बराबर g है, इनको हम बोलते हैं मुख्य विकर्ण के अवयव। ठीक है, मुख्य विकर्ण के अवयव या फिर प्रिंसिपल डायगोनल के अवयव भी बोलते हैं। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे, A11 हो जाएगा, A22 हो जाएगा, A33 हो जाएगा, A44 हो जाएगा। ऐसे चलते चलते कहाँ तक चला जाएगा, AMM तक चला जाएगा। यहाँ पे ये MN नहीं लेंगे ना, क्यों, इसमें m बराबर n नहीं है। ठीक है, वो अवयव जिनके लिए i बराबर j है उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव बोलते हैं। जैसे A11, A22। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। अब हम आगे चल के क्या पढ़ेंगे, सारणिक भी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स देख रहे हैं। आगे चल के हम डिटर्मिनेट सारणिक भी पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स का क्या निकाला जाता है, हमेशा डिटर्मिनेट निकाला जाता है। डिटर्मिनेट डायरेक्ट नहीं आता है, मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेट आता है। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं। मैट्रिक्स हमारा क्या हो सकता है, आयत भी हो सकता है और वर्ग भी हो सकता है, लेकिन डिटर्मिनेट सिर्फ क्या होगा, वर्ग होगा। केवल वर्ग मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेट निकाला जाएगा। आगे चल के हम देखेंगे कि डिटर्मिनेट सिर्फ किसका निकलेगा, वर्ग मैट्रिक्स का। इसका मतलब डिटर्मिनेट हमेशा क्या होगा, वर्ग होगा।
मैट्रिक्स जो है सिर्फ एक क्या है, ये अरेंजमेंट है, ये सिर्फ क्या है, अवयवों का विन्यास है। एक अवयवों को बस जमा दिया, बस इतना ही है। ये क्या होगा, सोल्व होके हमें क्या देगा, एक वैल्यू देगा, एक मान देगा, सिंगल वैल्यू देगा। तो ये हमारे मोटा मोटी मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में अंतर होता है। मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट आता है, डिटर्मिनेंट पहले कभी नहीं आता है। आयत या वर्ग हो सकता है मैट्रिक्स, लेकिन डिटर्मिनेंट सिर्फ हमारे क्या होगा, वर्ग होगा। वर्ग मैट्रिक्स का ही क्या निकलेगा, डिटर्मिनेंट निकलेगा। ये सिर्फ क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, जबकि डिटर्मिनेंट की कोई न कोई वैल्यू भी होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो अभी हमने क्या देखा, हमने बेसिक देख लिया कि मैट्रिक्स को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से, ऐसे बड़े ब्रैकेट के अंदर दिखाएंगे। ये क्या होगा, आपका आयताकार विन्यास होगा, जो कि वर्ग भी हो सकता है। और वर्ग वाली मैट्रिक्स का हम क्या निकालेंगे, आगे चल के डिटर्मिनेंट निकालेंगे। इसमें अब रो की संख्या और कॉलम की संख्या का जो गुणनफल है, उसे हम क्या बोलते हैं, उस मैट्रिक्स की कोटि बोलते हैं। एम क्रॉस एन है, इसका मतलब इसमें कितनी रो है, एम तो क्या है, पंक्ति है, और हमारी एन क्या है, इसमें कॉलम है। इसके अवयवों को कैसे दर्शाते हैं, स्मॉल अल्फाबेट से दर्शाते हैं। ए आई जे लिखा है, इसका मतलब ये अवयव किस में, आईएथ पंक्ति में, और जेएथ कॉलम में ये अवयव स्थित है ना। उस जिन अवयवों के लिए आई बराबर जे है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव भी बोलते हैं। फिर हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में अंतर देखा। अब हम चलते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं मैट्रिक्स के प्रकार, जिसमें हमारे पास पहला मैट्रिक्स है पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स क्या होगी, जिसमें क्या होगी, पंक्तियों की संख्या क्या होगी, एक हो। कॉलम क्या हो सकते हैं, कॉलम कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन पंक्तियों की संख्या क्या होगी, एक होगी। जैसे ए बराबर हमने लिख दिया A11 A12, तो ये पंक्ति मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कितने का, 1 क्रॉस 2 का। इसी प्रकार ए बराबर लिख दिया A11 A12 से लेके A1M तक, तो ये 1 क्रॉस M का क्या हो गया, पंक्ति मैट्रिक्स हो गया। तो पंक्ति मैट्रिक्स में कुछ याद नहीं रखना कि पंक्तियों की संख्या होगी वो क्या होगी, एक होगी। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगा। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, हमारे कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, इस बार एक हो जाएगी। तो मैट्रिक्स दिखने में कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, जिसमें क्या होगा, कॉलम हमेशा 1 ही रहेगा। तो ये m क्रॉस 1 साइज का क्या बन गया, हमारा कोटि का कॉलम मैट्रिक्स बन गया। तो कॉलम की संख्या इसमें क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। वर्ग मैट्रिक्स क्या कहलाता है, जब आपकी रो की संख्या किसके बराबर हो जाए, कॉलम की संख्या के बराबर हो जाए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, अगर m बराबर n हो जाए तो वो क्या कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे वर्ग क्यों बोलते हैं, क्योंकि रो और जैसे दोनों बराबर हो जाएंगी, ये दिखने में वर्ग जैसा दिखेगा, और इसको हम क्या बोलेंगे, वर्ग मैट्रिक्स बोलेंगे। जिसमें फिर क्या होंगे, A11 A22 से लेके AMM तक, ये क्या कहलाएंगे, उस मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयव बन जाएंगे। ठीक है, तो वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा, पंक्तियों की संख्या किसके बराबर हो जाएगी, स्तंभों की संख्या के बराबर हो जाएगी। पंक्ति मैट्रिक्स में क्या था, पंक्ति की संख्या एक थी, स्तंभ कुछ भी हो सकते हैं। स्तंभ मैट्रिक्स में क्या था, स्तंभों की मैट्रिक्स संख्या एक थी, और पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। वर्ग मैट्रिक्स में क्या होगा, पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला है शून्य मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसमें क्या है, अभी तक हमने जिसमें देखा था उसमें हम क्या देख रहे थे, हम रो और कॉलम की क्या देख रहे थे, संख्या देख रहे थे। हमें बोला कि रो की संख्या एक, तो ये बन गया पंक्ति मैट्रिक्स। कॉलम की संख्या एक, स्तंभ मैट्रिक्स, दोनों बराबर, तो वर्ग मैट्रिक्स। अब क्या देख रहे हैं हम कि उस किसी भी मैट्रिक्स के सभी अवयव क्या हो जाए, जीरो। जैसे ही सभी अवयव जीरो होंगे, वो मैट्रिक्स हमारा क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। अब नल मैट्रिक्स के लिए हम क्या लिख सकते हैं कि ए आई जे बराबर क्या होगा, जीरो। किसके लिए, सभी आई के लिए और सभी जे के लिए। तो नल मैट्रिक्स में हमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, क्या होने वाला है, ये सभी अवयव जीरो होने वाले हैं। तो अभी हमने क्या देखा था, वर्ग मैट्रिक्स देखा था, जब हमारे रो और कॉलम की संख्या क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब वर्ग मैट्रिक्स को भी हम आगे डिवाइड करते हैं। पहला है विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स कब क्या होगा, जब विकर्ण के अलावा, विकर्ण में भी कौन सा बात कर रहे हैं, मुख्य विकर्ण की बात कर रहे हैं। विकर्ण के अलावा कौन से, जिसमें ए आई जे अवयव, जिसमें आई बराबर क्या था, जे,
सभी अवयव क्या हो जाए, इसके अलावा सभी अवयव आपके क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब सिर्फ ए आई जे बराबर 0 है, किसके लिए, जब आई जे के बराबर नहीं है, और ए आई जे नॉट इक्वल टू 0 है जब आई बराबर, मतलब ये जरूरी नहीं है ना, ये जरूरी नहीं है। विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। विकर्ण वाले में से कुछ अवयव 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ठीक है। तो विकर्ण के अलावा जो अवयव हैं वो सारे 0 होना हमारे लिए जरूरी। तो दिखने में कैसा दिखेगा, D1 जैसे 3x3 का बनाना हो, वर्ग मैट्रिक्स है तो पंक्ति और उसकी संख्या समान होगी, 0 D2 ले लेंगे, 0 0 D3। हम क्या देखेंगे, विकर्ण वाले अवयव नॉन जीरो है, बाकी सारे के 0 है। अब विकर्ण मैट्रिक्स को अब आगे दिखाने का एक तरीका और आएगा। कोई भी विकर्ण मैट्रिक्स ए है तो उसको यहाँ पे क्या लिख देंगे, डायगोनल। डायगोनल का मतलब मैट्रिक्स विकर्ण है, फिर इसमें क्या लिख देंगे, विकर्ण के अवयव लिख देंगे, जैसे D1 D2 D3। तो ये एक विकर्ण मैट्रिक्स है जिसके विकर्ण के अवयव D1 D2 D3 है। जैसे हमने लिखा दिया होता है ए डायगोनल 0 1 5, इसका मतलब ये क्या है, विकर्ण में 3 अवयव, तो मैट्रिक्स का कोटि क्या होगी, 3 क्रॉस 3 होगी। ये विकर्ण का अवयव 0 0, ये हमें पता है 0 रहने वाले हैं, किसको छोड़ के, सिर्फ इनको छोड़ के। तो विकर्ण में क्या बढ़ देंगे, 0 1 5 बढ़ देंगे। अब ध्यान रखना, विकर्ण के अवयव में से भी कुछ अवयव 0 हो सकते हैं, ठीक है। किसी एक अवयव को छोड़ के अन्य अवयव भी 0 हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि अगर वो सभी 0 हो गए तब तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि एटलीस्ट एक अवयव विकर्ण में क्या हो, नॉन जीरो हो, बाकी सभी 0 हो सकते, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण मैट्रिक्स से हमने क्या देखा कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव ये तो जरूरी ही होंगे, ये क्या हमारे लिए जरूरी है। अन्य विकर्ण के अवयव में भी कुछ अवयव 0 हो सकते हैं। हमारे लिए क्या जरूरी है कि एटलीस्ट एक अवयव विकर्ण का क्या हो, एटलीस्ट एक अवयव विकर्ण का क्या हो, नॉन जीरो हो। क्योंकि अगर वो भी सारे 0 हो गए तब तो ये क्या बन जाएगा, नल मैट्रिक्स बन जाएगा, तब ये विकर्ण मैट्रिक्स नहीं रहेगा। तो पहली कंडीशन तो क्या है कि विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए, ये तो हमें कंपलसरी चाहिए। इसको दर्शा कैसे सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, डायगोनल लिख के उसके ब्रैकेट में क्या करेंगे, उसके अवयव लिख देंगे। उनके अवयव से हम पता लगा सकते हैं कि वो कितने कोटि का अवयव। यहीं पे अगर 2 अवयव लिखे होते हैं तो ये 2x2 का होता, 5 अवयव लिखे थे तो ये 5x5 की कोटि का होता। विकर्ण मैट्रिक्स हमेशा क्या होगा, वर्ग मैट्रिक्स ही होगा। अब विकर्ण मैट्रिक्स के बाद भी इसमें आगे चलते हैं, अगला है अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स का ही टाइप है। अभी हमने क्या बोला था कि विकर्ण मैट्रिक्स के विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए, वो तो 0 होने ही चाहिए। ए आई जे बराबर 0 किसके लिए, जब आई बराबर जे नहीं है। अब अदिश मैट्रिक्स क्या बोलता है कि विकर्ण के अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए। तो विकर्ण के अवयव थे ना, जैसे D1 D2 D3, वो सारे क्या हो जाए, समान हो जाए। वो अगर बराबर हो जाए तो हम इसे क्या बोल देंगे, अदिश मैट्रिक्स भी बोल देंगे। तो ये विकर्ण मैट्रिक्स भी कहलाएगा और ये विकर्ण मैट्रिक्स में क्या कहलाएगा, अदिश मैट्रिक्स कहलाया जाएगा। यानी ए आई जे बराबर क्या होगा, 0 होगा जब आई जे के बराबर नहीं है, और आई बराबर जे के बराबर हो तो कोई भी वैल्यू के समान हो सकती। तो ये दिखेगा कैसे, जैसे 3x3 का बनाना हो तो के 0 0 0 के 0 0 0 के, ठीक है। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो विकर्ण क्या हुए वो समान होने चाहिए और क्या होने चाहिए, नॉन जीरो होने चाहिए। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तब तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये होगा हमारा अदिश मैट्रिक्स। हमने सबसे पहले क्या देखा, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग में हमने देखा पंक्ति उनकी संख्या समान, उसी में हमने एक टाइप देखा क्या, विकर्ण मैट्रिक्स की विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या हो, 0। और विकर्ण के अवयव में भी हमने क्या बोला, वो सभी क्या हो जाए, एक जैसे। तो उस विकर्ण मैट्रिक्स को क्या बोल देंगे, अदिश मैट्रिक्स भी बोल देंगे। अब अभी हमने तो अभी देखते हैं, अभी अगर जैसे अदिश मैट्रिक्स देखा उसमें अगर k बराबर 1 हो गया तो वही अदिश मैट्रिक्स क्या बन जाएगा, तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगा। प्रत्येक तत्समक मैट्रिक्स क्या कहलाता है, अदिश मैट्रिक्स कहलाता है। प्रत्येक अदिश मैट्रिक्स क्या कहलाता है, विकर्ण मैट्रिक्स कहलाता है। प्रत्येक विकर्ण मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाता है। इसका उल्टा जरूरी नहीं है हर बार सही हो।
तत्समक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है कि विकर्ण के अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, और कितने होने चाहिए, सारे 1 होने चाहिए। जैसे अदिश में था सिर्फ इतना ही था कि सभी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ये कंडीशन नहीं थी कि 1 ही हो। जैसे ही उनको समान के साथ साथ हमने 1 भी कर दिया तो हमारा तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगा। तत्समक मैट्रिक्स को हम बड़े आई से दर्शाते हैं, ठीक है। आई दर्शाएंगे तो ये दिखने में जैसे 3x3 का दिखाना हो तो हमारा मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। तत्समक मैट्रिक्स की क्या कंडीशन है ये चलो आगे देखेंगे कि इसको किसी भी गुणा मैट्रिक्स से गुणा करने पे वही मैट्रिक्स मान आता है। ये चलो हम आगे देखेंगे गुणनफल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्समक मैट्रिक्स। हमने क्या देखा, हमने देखा वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स में हमने क्या देखा, विकर्ण मैट्रिक्स। विकर्ण में क्या था, विकर्ण के अलावा सभी अवयव 0 हो जाए। फिर हमने विकर्ण के अवयवों पे कंडीशन लगाई कि सभी अवयव क्या हो जाए, समान हो जाए। समान होते ही वो क्या बन जाएगा, अदिश मैट्रिक्स बन जाएगा। समान होने के साथ साथ हमने बोला कि अवयव 1 ही बन जाए, तो 1 बन गए तो वो क्या बन जाएगा, हमारा तत्समक मैट्रिक्स बन जाएगा, जिसे हम आई से दर्शाते। अब वर्ग मैट्रिक्स का दूसरा टाइप क्या है, त्रिभुजीय मैट्रिक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अब इसमें देखो कोई भी एक मैट्रिक्स है, ठीक है, वर्ग मैट्रिक्स ही लेके चल रहे हैं, वर्ग मैट्रिक्स का ही टाइप पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, जैसे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A, ठीक है। अब अगर हम डायगोनल के अवयवों को छोड़ दें तो हमारे पास क्या अवयव बचते हैं, 3 तो ये अवयव बचते हैं, है ना, 3 अवयव ये बच गए, और ऊपर की साइड में 3 अवयव हमारे पास ये बच गए। अब इन तीनों अवयवों से इनको अगर मिलाएं तो हमें त्रिभुज दिखता है, इसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगल, अपर त्रिभुज बोलते हैं, इसको हम लोअर त्रिभुज बोलते हैं। अभी तक हमने विकर्ण मैट्रिक्स में हमने देखा था कि विकर्ण के अवयवों पे हमने कंडीशन को लगाई थी, बाकी को सबको 0 कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, बाकी दोनों को 0 ना करके इनमें से किसी एक ट्राइंगुलर को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो इसके 2 भाग बन जाएंगे। जब क्या हो, आपके अपर ट्राइंगुलर के सभी अवयव 0, तब तो ये क्या कहलाएगा, अपर ट्राइंगुलर त्रिभुज बन जाएगा, मैट्रिक्स बन जाएगा। या फिर क्या हो, आपके लोअर ट्राइंगुलर के सभी अवयव क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे विकर्ण मैट्रिक्स में था कि विकर्ण के अलावा सभी 0, इसमें विकर्ण के अलावा जो अवयव उनको 2 भागों में बांट दिया, नीचे वालों को लोअर ट्राइंगुलर बोल दिया, ऊपर वाले को अपर ट्राइंगुलर बोल दिया। इनमें से कोई भी एक 0 हो गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, त्रिभुज मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अपर ट्राइंगुलर 0 हो जाए या फिर लोअर ट्राइंगुलर 0 हो जाए तो ये हमारा क्या मैट्रिक्स कहलाएगा, त्रिभुज मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर किसी में दोनों ही 0 हो जाए तो भी वो त्रिभुज मैट्रिक्स ही कहलाएगा, है ना। ओनली अपर ट्राइंगुलर 0 है तो वो क्या कहलाएगा, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अगर लोअर ट्राइंगुलर 0 है तो वो कहलाएगा लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर तो ही गया, उसमें अपर भी लोअर भी, लेकिन अगर दोनों 0 है तो वो अपर भी होगा एंड लोअर भी, दोनों कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमारा विकर्ण मैट्रिक्स था, विकर्ण मैट्रिक्स हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होता है और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होता है, तो इसमें हमें कंफ्यूजन नहीं होना है। जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे डायगोनल मैट्रिक्स में था, डायगोनल के अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए। अब डायगोनल के चाहे 0 हो चाहे नहीं हो। अब त्रिभुज में क्या होता है, किसी भी अपर ट्राइंगुलर ले लो या फिर लोअर ट्राइंगुलर ले लो, किसी एक के अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। दोनों के भी 0 हो सकते हैं लेकिन मिनिमम एक के 0 होने चाहिए। जिस भी मैट्रिक्स में ये कंडीशन फुलफिल हो गई वो मैट्रिक्स ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर अपर ट्राइंगुलर के सभी अवयव 0 है तो वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। अगर लोअर ट्राइंगुलर के तीनों अवयव 0 है, सभी अवयव 0 है, तो वो लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। जैसे हम विकर्ण मैट्रिक्स में हमने पढ़ा था, इसमें क्या था, विकर्ण के अलावा सभी 0 थे। विकर्ण के अलावा बोले तो अपर ट्राइंगुलर भी 0 था, लोअर ट्राइंगुलर भी 0 था, तो ये दोनों टाइप का मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। तो ये अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग में हम चले गए थे किस में, डायगोनल मैट्रिक्स में और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में। डायगोनल में हमने देखा डायगोनल के अलावा सभी अवयव 0, फिर हमने डायगोनल के अवयवों पे कंडीशन लगा दी कि सभी बराबर हो जाए तो हमारा अदिश मैट्रिक्स बन गया था, सभी 1 हो जाए तो हमारा तत्समक मैट्रिक्स बन गया था। ट्रायंगुलर में हमने क्या भाग कर दिया था, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर, 2 भागों में बांट दिया था, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे प्रकार। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहला कि हमने अभी देखा कि विकर्ण मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, तो हमारा विकर्ण
मैट्रिक्स था वो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी होता है एंड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स दोनों होता है। ठीक है, दूसरा देखते। अब देखो कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास कितने बाई कितने का, n बाई n का। इसमें कुल अवयव हमारे कितने हो जाएंगे, कुल अवयव हो जाएंगे हमारे n स्क्वायर। विकर्ण में कितने अवयव हो जाएंगे, विकर्ण में हो जाएंगे n हो जाएंगे। अब देखो हम बात कर रहे हैं किसकी, विकर्ण मैट्रिक्स की। तो विकर्ण मैट्रिक्स में हम क्या बोलते हैं कि विकर्ण के अलावा, विकर्ण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, शून्य होने चाहिए। तो कुल अवयव n स्क्वायर, उसमें से विकर्ण के वाले हटा दिए तो कितने बचे, n स्क्वायर माइनस n। इतने अवयव तो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ये क्या है, इसकी न्यूनतम रिक्वायरमेंट है। कोई भी n क्रॉस n का डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसमें कुल अवयव n स्क्वायर हो गए, जिसमें से n अवयव विकर्ण में है। तो कुल में से n को अगर हटा देंगे तो बाकी अवयव 0 होने चाहिए। ये न्यूनतम रिक्वायरमेंट है। और अब दूसरा क्या, अधिकतम क्या हो सकता है, अधिकतम के डायगोनल में एक अवयव को नॉन जीरो रख लो, बाकी सब जीरो कर सकते हैं डायगोनल में। इसका मतलब कुल में से अगर एक को माइनस कर दें, कौन सा, कोई भी डायगोनल का एक, इतने अवयव क्या हो सकते हैं, 0 हो सकते हैं। ये क्या है, अधिकतम कंडीशन, अधिकतम अवयव जो 0 हो सकते हैं। तो विकर्ण मैट्रिक्स में मिनिमम n स्क्वायर माइनस n अवयव 0 होने चाहिए और अधिकतम क्या हो सकते हैं, n स्क्वायर माइनस 1। 1 क्यों, क्योंकि एटलीस्ट एक डायगोनल का अवयव क्या चाहिए, हमें नॉन जीरो चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये क्या बन जाएगा, हमारा नल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी प्रकार हमने क्या देखा था, हमने ट्राइंगुलर मैट्रिक्स देखा था। अब देखो हमें पता है टोटल अवयव n स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस n क्या हो जाएंगे, विकर्ण के अलावा। तो n स्क्वायर माइनस n बटा 2 अपर ट्राइंगुलर में और n स्क्वायर माइनस n बटा 2 लोअर ट्राइंगुलर में हो जाएंगे। क्योंकि बाकी के देखो हमारा क्या दिखता है, मैट्रिक्स ऐसा ही तो दिखता है। ये हमारा डायगोनल आ गया, ये ट्राइंगुलर आ गया और ये त्रिभुज आ गया। इसमें हमें पता है कितने अवयव, n अवयव। कुल अवयव हमें पता है n स्क्वायर, इनमें अवयव हमें पता है बराबर है एल्फा एल्फा। तो हमें पता है एल्फा प्लस n बराबर क्या आएगा, n स्क्वायर। कुल अवयव हो गए ना, ये अवयव प्लस ये अवयव प्लस ये अवयव, टोटल अवयव कितने, n स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 एल्फा बराबर n स्क्वायर माइनस n। तो एल्फा बराबर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस n बटा 2। तो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स की क्या रिक्वायरमेंट है कि न्यूनतम एक ट्राइंगुलर तो 0 होना ही चाहिए, दोनों हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मिनिमम एक 0 होना चाहिए। तो न्यूनतम n स्क्वायर माइनस n बटा 2 अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, मैट्रिक्स के टाइप, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, रो मैट्रिक्स पढ़ी थी, कॉलम मैट्रिक्स पढ़ा था, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स में हमने क्या पढ़ लिया, एक डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ लिया और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पढ़ लिया। डायगोनल में हमने क्या पढ़ लिया, अदिश मैट्रिक्स कर लिया जब अवयव समान हो जाए, और हमने पढ़ लिया तत्समक अवयव। डायगोनल में हमने देख लिया कि मिनिमम हमारे n स्क्वायर माइनस n अवयव तो 0 होने ही चाहिए, अधिकतम n स्क्वायर माइनस 1 हो सकते हैं। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में n स्क्वायर माइनस n बटा 2 मिनिमम अवयव कितने क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कोई भी दो मैट्रिक्स की समानता, कि भी कोई भी दो मैट्रिक्स दिए गए मैट्रिक्स हैं वो कब समान कहलाएंगे। कोई भी मैट्रिक्स A है और दूसरा मैट्रिक्स क्या है, B है। अगर कोई ये बोले कि ये दोनों मैट्रिक्स समान है तो इसकी क्या कंडीशन है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि दोनों की क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए। अगर A m क्रॉस n का है तो B भी कितने का होना चाहिए, m क्रॉस n का होना चाहिए। दूसरा, इनके संगत अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। संगत अवयव का मतलब कि A की फर्स्ट रो, फर्स्ट या फिर कोई भी ith रो ले लेते हैं एंड jth कॉलम में अवयव, और B की भी ith रो एंड jth कॉलम में अवयव, वो अवयव भी क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ये दो कंडीशन फुलफिल होंगी तभी कोई भी दो मैट्रिक्स बराबर कहलाएंगे। सबसे पहले दोनों की क्या बराबर होनी चाहिए, कोटि बराबर होने चाहिए, उसके अलावा अवयव भी बराबर होने चाहिए। इसका मतलब सब कुछ ही बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ बराबर होना चाहिए। ए आई जे बराबर होना चाहिए किसके, बी आई जे के लिए, और सभी आई और जे की वैल्यू के लिए अवयव भी बराबर होना चाहिए और कोटि भी बराबर होनी चाहिए, तभी दो मैट्रिक्स क्या कहलाते हैं, समान कहलाते हैं।
अब हम देखते हैं कोई भी दिए गए मैट्रिक्स की ट्रेस। ट्रेस को कैसे, क्या मतलब हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो कोई भी मैट्रिक्स दिया गया ए, उसके ट्रेस को लिखेंगे कैसे कि टी आर ब्रैकेट ए। इसका मतलब क्या है, ए के मैट्रिक्स की ये ट्रेस है, ठीक है। इसको दर्शाते हम ए। अब हम देखते हैं कि ये इसे बोलते कैसे हैं। इसके क्या ले लेते हैं, कोई भी मैट्रिक्स है उसका मुख्य विकर्ण ले लो, उसके क्या ले लो, अव्यय ले लो, उनका क्या कर देंगे, योग कर देंगे। योग कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या कहलाएगी, उस मैट्रिक्स की ट्रेस कहलाएगी। तो ट्रेस क्या होती है, दिए गए मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण के अवयवों का क्या होता है, योग होता है, ठीक है। जैसे अगर हमें दिया होता कोई भी ए मैट्रिक्स है और वो क्या है, विकर्ण मैट्रिक्स है, और उसमें लिखा होता D1 D2 D3, तो इसकी अगर हमें ट्रेस निकालनी होती तो हम इनके विकर्ण के अवयवों का क्या कर देते, योग कर देते, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रेस की एक दो प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि ट्रेस ए तो हमने देख लिया। अगर हमें दे दिया जाए दो मैट्रिक्स क्या है प्लस माइनस में, तो ट्रेस क्या होगा, इन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप क्या करो, दोनों की ट्रेस अलग अलग निकाल के भी प्लस माइनस कर सकते हो। अगर ट्रेस में हमें दे दिया कि मैट्रिक्स को के से गुणा कर रखा है, तो ये अदिश क्वांटिटी के है वो क्या आ जाएगी, बाहर आ जाएगी। इसको ट्रेस को के से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार अगर हमें दे दिया गया ट्रेस ए डॉट बी है और ट्रेस बी डॉट ए, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। विकर्ण के अवयवों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते ए डॉट बी एंड बी डॉट ए क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। दोनों की ट्रेस हमेशा क्या आएगी, समान आएगी। तो ये ट्रेस की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि दो मैट्रिक्स प्लस माइनस में हो तो ट्रेस उन पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर दिए गए मैट्रिक्स को के से गुना कर दिया तो ट्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के क्या आएगा, बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार अगर ए डॉट बी की ट्रेस किसके बराबर होगी, बी डॉट ए के बराबर होगी, बशर्ते ये दोनों क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। ये हम इसके बाद वाले टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। तो ये ट्रेस हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रेस हमारा क्या होता है, दिए गए मैट्रिक्स के मुख्य विकर्ण उठाना है, उसके अवयवों का क्या कर देना है, योग, सिंपल योग कर देना है, वो उस मैट्रिक्स की क्या कहलाती है, ट्रेस कहलाती है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक में हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स पे संचालन, या फिर हम क्या बोलते हैं, संक्रियाएं भी बोल सकते हैं, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम अभी अलजेब्रा देखेंगे, जिसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं, दो मैट्रिक्सों का योग होना कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि योग क्या संभव भी है, ठीक है। कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाए तो उनके अवयवों का योग होने के लिए हमारे पास क्या है, पहले कंडीशन लगेगी कि दोनों मैट्रिक्स की क्या होनी चाहिए, कोटि समान होनी चाहिए, तभी हम उनका योग कर पाएंगे। जैसे अगर ए मैट्रिक्स दिया हो 2x5 का, बी मैट्रिक्स दिया हो 2x5 का, सी मैट्रिक्स दिया हो 5x7 का, तो ए प्लस बी हम कर सकते हैं, लेकिन ए प्लस सी या बी प्लस सी हम नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कोटि क्या नहीं है, समान नहीं है। तो सबसे पहले योग करने के लिए हमें क्या याद रखना है, इनकी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो फिर साहब योग कैसे होगा, योग कुछ नहीं है, ए प्लस बी करना है, तो आप क्या करो, इनके संगत अवयवों को जोड़ दो बस। अगर ये एम क्रॉस एन की है तो इनके अवयवों को जोड़ दो। जैसे ए बराबर होता 1 2 3 5, बी बराबर होता 0 2 4 6, तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी करना है। तो पहली रो पहली पंक्ति के हुए आपस में जुड़ जाएंगे और पहली रो पहली पंक्ति पे बैठ जाएंगे। दूसरी रो पहली रो दूसरी पंक्ति पहली रो दूसरे कॉलम, तो 2 + 2 आपस में जुड़ जाएंगे। ये दोनों संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। संगत अवयव का मतलब है जो सेम लोकेशन पर बैठे हैं, जो ए में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का अवयव बी के फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से जुड़ेगा। इसी प्रकार ए में कोई भी ith रो और jth पोजीशन पे बैठा है, वो बी में भी ith रो और jth पोजीशन से जुड़ेगा। सेम लोकेशन वाले आपस में ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा 1 4 7 11, ठीक है। तो योग में हमें क्या रखना है, हमें कोटि समान होनी चाहिए। यहीं पे अगर कहीं पे बीच में माइनस होता है तो वो माइनस के साथ ऐड होता है। जैसे अगर यहाँ पे होता हमारा क्या
+2 की जगह -2, तो ये क्या आता है यहाँ पे +-2 आता है और फाइनली ये क्या देता 0 देता। तो साइन के साथ भी हमें कोई खिलवाड़ नहीं करना है, जो साइन दिया गया है वैसे ही ऐड करना है। यहीं पे अगर डिफरेंस होता है तो प्लस की जगह हम क्या कर देते माइनस कर देते, उसमें कोई है नहीं, है ना। हमें सिर्फ क्या चेक करनी है कि हमारी कोटि क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान है तो हम संगत अवयवों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। संगत अवयव का मतलब है जिनकी लोकेशन क्या है, सेम है। लोकेशन का मतलब जिनकी रो एंड पंक्ति क्या है, सॉरी कॉलम और रो क्या है, सेम है। ठीक है, अवयवों का योग हो गया। अब देखो कोई भी दिया गया मैट्रिक्स है, उसे अगर हमने गुणा कर दिया किससे, कोई स्केलर क्वांटिटी से, किसी अदिश क्वांटिटी से। जैसे कोई भी मैट्रिक्स दिया गया ए आई जे है, उसमें अवयव हमने व्यापक रूप में लिख लिया। अगर हमने इसने को मल्टीप्लाई कर दिया के से, तो ये कैसे दिखेगा, के ए। तो इसका मतलब है ए का प्रत्येक अवयव क्या होगा, प्रत्येक अवयव अब के से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर हम मैट्रिक्स को किसी भी सदिश क्वांटिटी से गुणा कर रहे हैं, सॉरी अदिश क्वांटिटी से गुणा कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा। तो जो के ए होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, के इंटू ए आई जे बनेगा। जैसे अगर दिया होता ए मैट्रिक्स दी होती कि कोई डायगोनल मैट्रिक्स है D1 D2 D3, तो K इंटू ए हमारा क्या हो जाएगा, इसके डायगोनल का प्रत्येक एलिमेंट क्या होगा, K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो K D1 K D2 K D3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम वो ट्रेस वाली प्रॉपर्टी देखते हैं कि ट्रेस के ए बराबर हमारा क्या आया था, K इंटू ट्रेस ए आया था। तो कैसे आया था, जैसे इसकी हम ट्रेस निकालते हैं तो हमारी क्या आती, D1 + D2 + D3। ये हमने K इंटू ए निकाल लिया, इसकी ट्रेस निकाली तो क्या आ गई, के D1 + के D2 + के D3। पूरे में से के क्या है, कॉमन आ जाएगा। D1 + D2 D3 को क्या लिख सकते हैं, ट्रेस ऑफ ए लिख सकते हैं। तो ये दोनों क्या आएंगी, बराबर आएंगी। इसीलिए हमने बोला था कि ट्रेस में के से मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स को, आप क्या करो, के को बाहर ही ले लो और ए की ट्रेस निकाल लो। तो स्केलर से मल्टीप्लाई करने में हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम किसी अदिश क्वांटिटी से गुणा कर रहे हैं तो उस पर मैट्रिक्स का प्रत्येक अवयव उस अदिश से क्या होगा, गुणा होगा। ठीक है, अब देखो कभी भी हमें दे दिया जाए, जरूरत पड़ जाए कि हमें ए दे रखा है, ठीक है, ए बराबर क्या है, ए आई जे। तो अगर हमें -a पूछ लिया, इसका मतलब क्या है कि a को गुणा किया गया किससे, -1 से, और -1 हमारा क्या है, अदिश क्वांटिटी है। तो ये क्या आ जाएगा, -1 से इसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। इसी प्रकार जैसे अगर हमें दो मैट्रिक्सों का योग है और उनको योग को अदिश से गुणा किए, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अंदर गुणा हो जाएगा के ए इंटू के बी। ये हमारा क्या बन जाएगा, के इंटू ए आई जे बन जाएगा, प्लस के इंटू बी आई जे बन जाएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, के इंटू ए आई जे। समेशन हमने अभी देखा था, तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो के ए प्लस बी किसके बराबर होगा, के ए प्लस के बी के बराबर होगा। इसी प्रकार अगर हमने ए को गुणा कर दिया किससे, दो अदिश क्वांटिटियों के सम से, तो भी ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, के ए प्लस एल ए हो जाएगा। कैसे हुआ, के प्लस एल है इंटू ए, इसको हम क्या लिखेंगे, के प्लस एल इंटू ए आई जे लिखेंगे। अब क्या हुआ, के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, के आई जे प्लस एल आई जे। ये क्या है, दो मैट्रिक्सों का सम है, तो इसको हम के आई जे भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों को एडिशन के रूप में। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए आई जे, इसको क्या लिख सकते हैं, एल इंटू ए आई जे। ये क्या बन गया, के इंटू ए प्लस एल इंटू ए। तो ये हमें याद रखना है कि दो मैट्रिक्सों के सम पे को अदिश से गुणा करना है तो हम इंडिविजुअली भी मल्टीप्लाई करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अदिश से गुणा हो गया। अदिश से गुणा में सिंपल हमें इतना याद रखना है कि प्रत्येक अवयव का क्या होगा, उस अदिश से के से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो। बस ये इतना इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्सों का गुणन। हमने अभी तक क्या देख लिया, योग देख लिया, किसी अदिश से गुणा देख लिया, योग के साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन भी हो गया, है ना। अब देखते हैं कभी कभी भी हमें जरूरत पड़े दो मैट्रिक्सों का गुणा, जो कि हमारे बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस में दो मैट्रिक्सों का गुणनफल बहुत ज़्यादा हमारे काम आएगा। सबसे पहले तो दी गई दो मैट्रिक्स है, ए दे रखी है मान लो एम क्रॉस एन की, बी दे रखा है पी क्रॉस क्यू कोटि का। तो हमें करना है मान लो ए गुना बी। तो ए और बी का सबसे पहले तो हमें देखना है कि इनका गुणनफल संभव भी है या नहीं है। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, इसके लिए कंडीशन है कि जो पहली मैट्रिक्स है ना, उसमें तो क्या देखनी है हमें, पंक्तियों की वो स्तंभ कॉलम की संख्या, ए में कॉलम की संख्या किसके बराबर होनी चाहिए, बी में रो की संख्या के बराबर होनी चाहिए। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है तो ही हम क्या बोलेंगे कि इनका क्या है, गुणनफल संभव है। कैसे देखेंगे, जैसे मान लो ए गुना क्या करना है, बी करना है, इन दोनों के नीचे इनकी क्या लिख लो, कोटि लिख लो, कोटि लिख ली। अब ये अंदर वाले है ना, इनको मैच कराओ, ठीक है, अंदर वाले दोनों को मैच कराओ। क्या ये दोनों बराबर हैं, अगर ये दोनों बराबर हैं तो ही ए डॉट बी क्या होगा, संभव होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हमें देखना होता क्या, बी क्रॉस ए, तो बी को की कोटि क्या है, पी क्रॉस क्यू, ए की कोटि क्या है, एम क्रॉस एन। तो बी क्रॉस ए कब पॉसिबल होगा, जब एम बराबर क्या होगा, क्यू होगा। तो जो दो मैट्रिक्सों का गुणन कर रहे हैं तो पहली मैट्रिक्स में स्तंभों की संख्या बराबर होनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या के। अगर ये याद रह जाए तो अच्छा है, नहीं तो उन दोनों मैट्रिक्स के नीचे उनकी कोटि रखो और जो अंदर वाले दो पैरामीटर हैं वो दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी वो चीज़ पॉसिबल होगी, ठीक है। ये तो हो गया कि कब संभव है। अब हम देखते हैं कि करना कैसे है। जैसे सी बराबर लिखा हमने ए इंटू बी है, हम मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, पॉसिबल है। तो सी में कोई अव्यय क्या होगा, ए आई जे। सी ए आई जे में कैसे आएगा, हम आयत तो क्या लेंगे, आयत लेंगे हम पंक्ति किसकी, ए की, और उसका गुणा करेंगे किससे, जेएथ क्या लेंगे, कॉलम लेंगे किसका, बी का। आई तो आपको ये अभी समझ में आया नहीं होगा, हम एक क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमें दे दिया जाए कि एक एग्जांपल दे दिया, हमें ए बराबर दे रखा है मान लो 1 2 3 1, ठीक है। ये 2x2 का मैट्रिक्स है, हमने बी ले लिया 0 1 2 1 0, ठीक है। ये हमारा क्या है, 2x3 का मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले अब देखो हमें क्या करना है, मान लो ए डॉट बी करना है, तो ए की कोटि 2 गुना 2, बी की कोटि 2 गुना 3, क्या अंदर वाले सेम है, सेम है, तो पॉसिबल हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या लिखना है, इनको पास पास में लिखना है गुना करने के लिए। अब देखो पहली बात तो इसकी कोटि निकालते हैं कि सी की कोटि क्या आएगी। तो यहाँ पे अंदर वाले को अगर हम काट दें तो ये बचाना, ये किसकी कोटि आएगी, जो इनके मल्टीप्लिकेशन से मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि आने वाली है 2/3। अगर यहाँ पे याद रखना है, अगर हम ए और बी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और हमने मान के चल रहे हैं कि पॉसिबल है, तो जो इनका गुणनफल से जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि होगी एम इंटू क्यू, एम इंटू क्यू। इस केस में क्या होगी, पी इंटू एन। कैसे याद रखेंगे, हमें नीचे कोटि रखनी है, अंदर वालों को हटा देना है, तो जो बचा वो हमारी उसकी मैट्रिक्स की कोटि आ जाएगी। तो कैसे गुणा करना है, सबसे पहले इसमें गुणा कैसे होगा, रो का गुणा होगा किससे, कॉलम से। ये रो उठानी है, इसका गुणा एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से। इसी प्रकार फिर ये रो उठाएंगे, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम से, एक बार इस कॉलम। बीच में साइन क्या लेना है, प्लस लेना है, संगत अवयवों को गुणा करना है। जैसे 1 वो 2 पहली रो का मैं गुणा कर रहा हूँ किससे, पहली रो है, इसका गुणा कर रहा हूँ पहले स्तंभ से, तो 1 किससे गुणा होगा, 0 से। 1.0 क्या हो जाएगा, 0। अब बीच में साइन क्या आएगा, प्लस, फिर 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से, 2 गुना 2 2 हो जाएगा। तो पहला अवयव आ गया 0 + 2, कहाँ से आया, पहली रो को पहले कॉलम से गुणा किया तो हमारा क्या आया, 0 + 2। तो इसका मतलब C11 निकाला। तो हमने क्या किया,
पहली रो और गुणा हुई किससे, पहले कॉलम से। ये पहली रो थी, ये पहले कॉलम से, इसलिए ये कहाँ जाएगा, 1 1 पे जाएगा। इसी प्रकार अगर हमें चाहिए C1 2, तो इसका मतलब ए की तो क्या उठाएंगे, पहली पंक्ति उठाएंगे और बी का दूसरा कॉलम उठाएंगे। तो ये तो क्या हो गई हमारी, ए की पहली पंक्ति होगी, ये बी का दूसरा कॉलम हो गया। इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2 = 4 क्या आ जाएगा, C1 2 आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, गुणा करना है, रो का गुणा करना है किससे, कॉलम से। और जो जिस रो का गुणा कर रहे हैं और जिस कॉलम से कर रहे हैं वो हमारा क्या बनाएगा, जो अव्यय आएगा उसकी लोकेशन बताएगा। जैसे फर्स्ट रो का गुणा कर रहे हैं, पांचवें कॉलम से कर रहे हैं, तो ये अव्यय कहाँ जाएगा, C15 पे जाएगा, फर्स्ट रो फिफ्थ कॉलम पे जाएगा। इसी प्रकार अगर हमने गुणा किया फिफ्थ रो का, किससे गुणा किया, सेकंड कॉलम से, तो ये कहाँ जाएगा, C52 पे जाएगा, फिफ्थ रो सेकंड कॉलम पे। ठीक है, ऐसे हमें गुणा कर, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम से गुणा हो गया, 2 आ गया, सेकंड कॉलम से गुणा हो गया, 4 आ गया। जैसे ही थर्ड कॉलम से गुणा करेंगे, 0 × 1 0 + 2 × 1 2, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 2। तो फर्स्ट रो का काम खत्म हो गया। अब हम करते हैं सेकंड रो का। सेकंड रो का सबसे पहले किससे गुणा करेंगे, फर्स्ट कॉलम से, तो 3 गुना होगा 0 से, प्लस 1 गुना होगा 1 से, आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो फर्स्ट रो, वो सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये सेकंड रो रही, ये फर्स्ट कॉलम रहा, ये लोकेशन रही, यहाँ पे 1 चला जाएगा। अब सेकंड रो का गुणा करेंगे सेकंड कॉलम से, तो 3 गुना होगा 2 से, प्लस 1 गुना होगा 1 से, ये बन गया 7, तो 7 चला जाएगा कहाँ पे, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब सेकंड रो का गुणा करेंगे किससे, थर्ड कॉलम से, तो सेकंड रो थर्ड कॉलम, अब वे तो यहाँ आएगा, 3 गुना हो जाएगा 0 से, 1 गुना हो जाएगा 1 से, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ऐसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि इन दोनों की कोटि लिख लो, इन दोनों की अंदर वाली तुलना करो, अगर ये बराबर है तो पॉसिबल है, और पॉसिबल हो गया तो अन्य को हटाने पे जो बचे वो हमारे क्या देंगे, फाइनल उनके गुणनफल से जो मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि देंगे। रो का गुणा करना है किससे, कॉलम से, और उसके करस्पॉन्डिंग अव्यय आते जाएंगे। प्रत्येक रो का गुणा होगा किससे, प्रत्येक रो का मल्टीप्लाई होगा किससे, प्रत्येक कॉलम से। मल्टीप्लाई मतलब संगत अवयवों को आपस में मल्टीप्लाई करके बीच में क्या करते जाना है, एडिशन करते जाना है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हो, ए बराबर कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा, और हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर पूछा है। ठीक है, एक चीज हमें याद रखना है, किसी भी मैट्रिक्स स्वयं का स्वयं से पॉसिबल गुणनफल तभी होगा जब वो क्या हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो। क्योंकि मान लो ए अगर मैट्रिक्स है किसकी, m × n की, हम गुणा कर रहे हैं ए का ए से, तो ये हो गया m × n, ये हो गया m × n, तो ये दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। इसका मतलब m बराबर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। जैसे m बराबर n हुआ तो ये क्या बन गया, हमारा वर्ग मैट्रिक्स बन गया। तो ये दिया गया मैट्रिक्स वर्ग मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर हमारा पॉसिबल है, और जो आंसर आएगा वो भी सेम कोटि का ही आएगा। तो अब हम गुणनफल करना सीखते हैं। कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस का साइन एल्फा और कोस एल्फा, ए का गुणा करना है किससे, ए से वापिस, तो वापिस ए को लिख लेते हैं साइन एल्फा। अब हमें पता है 4 अव्यय आएंगे, ठीक है, 2 × 2 का। पहला अव्यय देखते हैं, पहला अव्यय किससे आएगा, पहला अव्यय मतलब पहली रो पहला कॉलम, तो ये पहली रो गुणा करो किससे, पहले कॉलम से, तो कोस एल्फा का गुणा होगा किससे, कोस एल्फा से, तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। साइन एल्फा का गुणा होगा किससे, माइनस साइन एल्फा से, तो क्या बन जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर एल्फा बन जाएगा। इसी प्रकार अब हमें क्या चाहिए, ये अव्यय चाहिए, 4 अव्यय निकालने। ये अव्यय बोले तो पहली रो कॉलम क्या है इसका, दूसरा, तो पहली रो रखो कॉलम दूसरा रखो, इससे मल्टीप्लाई कर दो। कोस एल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन एल्फा से, तो क्या बनेगा, कोस एल्फा साइन एल्फा, फिर प्लस साइन एल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, कोस एल्फा से, तो अगेन साइन एल्फा कोस एल्फा ऐड होके क्या बन जाएंगे, 2 साइन एल्फा कोस एल्फा। अब हमें ये अव्यय चाहिए, ये अव्यय कौन सी पोजीशन पे है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो उठाओ आप, ये सेकंड रो रही, ये फर्स्ट कॉलम रहा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
cos अल्फा का मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन अल्फा से, फिर अगेन cos अल्फा का माइनस साइन अल्फा से, तो क्या बना माइनस का 2 साइन अल्फा cos अल्फा। अब ये अवयव चाहिए, ये क्या हमारा दूसरी रो, ये दूसरी रो ले और दूसरा कॉलम, ये दूसरा कॉलम रहो, दोनों को गुणा कर दो, तो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा इंटू कोस अल्फा प्लस का स्क्वायर अल्फा। तो ये फाइनल हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे हमें क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, दोबारा बता देते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का स्वयं से गुणा तभी होगा जो वो क्या हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, वर्ग मैट्रिक्स हो, और उसके जो स्क्वायर करके जो गुणा करके आंसर मैट्रिक्स आएगा उसकी भी कोटि क्या होगी, सेम ही होगी। कैसे करना है, रो का मल्टीप्लाई करना है, किससे, कॉलम से करना है। फाइनल आंसर में जो अवयव चाहिए उसकी रो देख लो और उसका क्या देख लो, कॉलम देख लो। जैसे ये अवयव था फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आप क्या उठाओ, फर्स्ट रो उठाओ पहली का और दूसरे से कॉलम उठाओ, दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन करो, उससे ये सम से जो आंसर आएगा वो क्या बनेगा, इसका फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो का अवयव बनेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं गुणनफल का। जैसे हमें दे दिया गया एक मैट्रिक्स ए है जो कि क्या है, आपकी डायगोनल मैट्रिक्स है, विकर्ण मैट्रिक्स है, जिसमें अवयव है 1 -1 8। दूसरी एक बी मैट्रिक्स है जो भी डायगोनल मैट्रिक्स है, जिसमें अवयव हैं 2 3 और 1। क्वेश्चन वाले ने पूछा हमसे ए बी का स्क्वायर बताओ। सबसे पहले तो डायगोनल में 3 अवयव हैं, इसका मतलब ये 3/3 का है, ये भी 3/3 का है। तो ए बी का स्क्वायर का मतलब क्या है कि ए इंटू बी, तो चाहे पहले बी इंटू बी निकाल लो, चाहे पहले ए इंटू बी निकाल लो। तो सबसे पहले हम बी इंटू बी निकाल लेते हैं। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल के अवयव छोड़ के, डायगोनल के अवयव लेने 2 3 1, बाकी सारे अवयव 0 होने वाले हैं। ये हमारा बी हो गया। अब हमें पता है बी 3 क्रॉस 3 का है, ये भी 3 क्रॉस 3 का है, दोनों सेम है, वर्ग मैट्रिक्स है, आसानी से दोनों का गुणनफल हो जाएगा। और जो आंसर आएगा वो भी क्या आएगा, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमें ये अवयव निकालने, 9 अवयव निकालने है ना। इस अवयव के लिए हमें क्या करना है, पहली रो पहला कॉलम, क्यों, इसकी पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम, तो पहली रो को मल्टीप्लाई करना है किससे, पहले कॉलम से। तो ये क्या आ जाएगा, 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 देगा, बाकी सारे 0 दे देंगे। इस अवयव के लिए क्या करेंगे, पहली रो में है दूसरे कॉलम में, तो पहली रो उठाओ दूसरा कॉलम उठाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। ये क्या है, पहली रो है, कॉलम कौन सा है, तीसरा, तो पहली रो को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तीसरे कॉलम से, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके लिए दूसरी रो लेंगे और उसको पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर दूसरी रो लेंगे दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके लिए दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसी प्रकार इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये फाइनली आ गया हमारा बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करना है, ए से, तो बी स्क्वायर कितने बाई कितने का है, 3/3 का, ए कितने का है, 3/3 का, तो दोनों सेम है, तो प्रोडक्ट हो सकता है, हो सकता है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए हमारा क्या है, एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके अवयव क्या है, 1 -1 और 8, बाकी अवयव इसके क्या है, 0 0 0 0। और बी स्क्वायर भी हमारा क्या निकल के आए, अगेन एक डायगोनल मैट्रिक्स ही निकल के आए, जिसके विकर्ण के अवयव कितने, 4 9 1, बाकी अवयव क्या है हमारे, 0 0 0। अब हमें पता है जो आंसर आएगा वो भी कितने बाई कितने का आएगा, 3/3 का, क्यों, क्योंकि ये 3/3 का है, ये 3/3 का है, बीच वालों को काट देंगे तो हमारा क्या बचेगी, कोटि 3/3 बचेगी। अगेन हमें क्या करना है, हमारे पास 9 अवयव आएंगे। इस अवयव के लिए पहली रो में है, ये पहले कॉलम में है, तो पहली रो को मल्टीप्लाई किससे करना है, पहले कॉलम से, आंसर क्या आ जाएगा 4। इस ये अवयव कौन से में है, पहली रो दूसरा कॉलम, तो पहली रो चल रही है, दूसरा कॉलम ये रहा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 0 आ जाएगा। इसी प्रकार पहली रो को तीसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आएगा। फिर इसके लिए दूसरी रो पकड़नी पड़ेगी, पहले रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आएगा। पहले दूसरे कॉलम का इस अवयव के लिए क्या है, रो तो दूसरी है, कॉलम भी दूसरा, ये दूसरी रो रही, ये दूसरा कॉलम रहा,
दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -9 आ जाएगा। इस अवयव के लिए रो तो दूसरी है आपकी, अब के बार कॉलम कौन सा हो गया, तीसरा, मल्टीप्लाई करेंगे 0। इसी प्रकार इनको मल्टीप्लाई करेंगे 0 0, ये 8। ये फाइनल हमारा क्या निकल के आ गया, AB² निकल के आ गया। आई होप आपको मल्टीप्लीकेशन समझ में आया होगा। सबसे पहले तो चेक करना है कि मल्टीप्लीकेशन संभव है या नहीं, तो हमें क्या करना है, उनकी कोटि लिख लेनी है और हमें क्या देखना है, इसमें अंदर वाला सेम है या कि नहीं, या फिर हम बोले ए में किसकी स्तंभों की संख्या और बी में पंक्तियों की संख्या बराबर होनी चाहिए। संभव है तो जो फाइनल आएगा उसकी हमें कोटि निकालनी है। कोटि कैसे आ जाएगी, अगर ऐसी हुआ ये दोनों बराबर हैं, संभव हो गए तो अंदर वालों को छोड़ देंगे, तो m क्रॉस क्यू क्या हो जाएगी, हमारे जो मल्टीप्लीकेशन मैट्रिक्स आएगी उसकी कोटि हो जाएगी। फिर हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई अवयव निकालने हैं, तो रो को मल्टीप्लाई करना है, किससे, कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। जैसे फाइनल आंसर हमारा सी है, मान लो सी मैट्रिक्स है, तो इसका C11 चाहिए, तो मतलब पहले मैट्रिक्स की फर्स्ट रो लेनी है, दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार CIJ अवयव चाहिए, तो पहले मैट्रिक्स की तो क्या लेनी है, ith रो, दूसरे मैट्रिक्स का jth कॉलम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन। अब एक दो चीजें और देख लेते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं A और B, अगर उनका A.B मान लो संभव है, तो ये कतई जरूरी नहीं है कि B.A भी संभव होगा, ये कतई जरूरी नहीं है। जैसे मान लो A की कोटि है m क्रॉस n, B की कोटि है n क्रॉस q, तो A.B तो संभव दिख रहा है हमें, लेकिन हम B.A करेंगे तो B की कोटि क्या है, n क्रॉस q, A की कोटि क्या है, m क्रॉस n, तो ये क्या दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या ये संभव है, नहीं है। तो B.A अगर संभव है तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते कि B.A भी संभव होगा। लेकिन अगर इन दोनों की कोटि बराबर हो जाए, जैसे A की कोटि है मान लो m क्रॉस n, B की कोटि है m क्रॉस m, तो A.B भी संभव होगा और B.A भी संभव होगा। तो ये तभी संभव होगा जब दोनों क्या हो, समान कोटि के वर्ग मैट्रिक्स निकल के आ जाए। ठीक है, अगर दोनों मैट्रिक्स समान कोटि के हैं, वर्ग मैट्रिक्स हैं, तो हम बोल सकते हैं कि A.B भी संभव होगा और B.A भी संभव होगा। लेकिन संभव है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि A.B बराबर होगा B.A के, ये कतई जरूरी नहीं है, इसमें कंक्लूड नहीं करना है, इसमें अलजेब्रा नहीं लगेगी। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कम्यूट मैट्रिक्स। अभी हमने गुणनफल देख लिया, हमने ABBA की बात कर ली, तो अब हम डिपेंड करता है कि जैसे अभी हमने देखा कि AB बराबर BA होना जरूरी नहीं है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि AB बराबर BA हो गया। अगर ऐसा हो गया तो A और B क्या कहलाते हैं, एक दूसरे से कम्यूट मैट्रिक्स कहलाते हैं, कम्यूट मैट्रिक्स टू ईच अदर। यहीं पे अगर AB और BA निकाला और AB बराबर आ गया क्या, -BA, तो इस केस में ये क्या कहलाएंगे, एंटी कम्यूट कहलाएंगे। ये क्या छोटी छोटी शब्दावली है, क्वेश्चन में वो सिर्फ इतना बोल देगा कि A और B एक दूसरे से कम्यूट है और आगे कुछ पूछ लेगा, तो कम्यूट शब्द आते ही हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि AB बराबर क्या होने वाला है, BA होने वाला है। सिर्फ इस पे क्वेश्चन है ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसको क्या करेगा, दूसरे क्वेश्चन में कहीं न कहीं यूज कर लेगा। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, कम्यूट आते ही हमें क्या बोलना है, AB बराबर BA। एंटी कम्यूट आती है, हमें क्या बोलना है, AB बराबर -BA। इसका उपयोग हमारे किस में आने वाला है, अलजेब्रा में आने वाला। ठीक है, तो अभी हमने योग गुणन ये सब पढ़े, अब हम उसके कुछ प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। जैसे साहचर्य नियम है, साहचर्य नियम क्या कहता है कि A का B प्लस, जैसे साहचर्य नियम कहता है ये सबसे पहले तो कि एक से ज़्यादा में ये लागू होगा, है ना। जैसे 3 मैट्रिक्स हैं, उनका हमें गुणनफल करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहले AB का मल्टीप्लाई कर लो, उसका आंसर है उससे C का मल्टीप्लाई से कर दो, या फिर हम क्या करते हैं, पहले B और C का मल्टीप्लाई कर लो, आंसर है उसका C से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों केस में आंसर क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो ये हमारा क्या है, साहचर्य का नियम है। इसी प्रकार अगर सम में होता कि A प्लस B प्लस C करना है, तो चाहे आप पहले A प्लस B कर लो फिर C कर लो, या फिर आप क्या करो, पहले B प्लस C का सम कर लो
और फिर ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब साहचर्य का नियम गुणनफल पे भी लागू होता है और योग पे भी लागू होता है। इसके अलावा अगला नियम क्या है, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय का क्या कहता है कि ए डॉट बी कर रहे हैं तो क्या हम बी डॉट ए भी कर सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था जब तक क्वेश्चन में कम्यूट नहीं दिया गया तब तक ये बराबर नहीं होंगे। तो क्रम विनिमय का नियम गुणनफल पे हमेशा लागू नहीं होता। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, योग की, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा किसके, b प्लस ए के। क्यों, क्योंकि इसमें क्रम का कोई मतलब भी नहीं है। a प्लस बी का के लिए बस इतना चाहिए कि दोनों की कोटि सेम होनी चाहिए। कोटि सेम है तो b प्लस ए भी बराबर हो जाएगा। इसमें तो सिंपल अवयवों का योग होता है। जैसे 1 में 2 का योग करो तो भी 3 आएगा, 2 में 1 का योग करो तो भी 3 आएगा। चाहे a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो बराबर ही आएगा। लेकिन गुणनफल के केस में क्रम विनिमय का नियम लागू होता नहीं है। ठीक है, अगला है डिस्ट्रीब्यूशन लो। डिस्ट्रीब्यूशन लो मतलब क्या कहता है कि हम दो ए बी प्लस सी दो में एक मैट्रिक्स है और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए से, तो ये क्या है अंदर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी हो जाएगा, बशर्ते ए डॉट बी और ए डॉट सी क्या हो हमारे वो होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन लो। हमने क्या देखा, हमने साहचर्य नियम देखा। साहचर्य नियम क्या है, गुणनफल और योग दोनों में लागू होता है। इसी प्रकार हमने क्या देखा, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, चाहे पहले आप इनका योग कर लो चाहे पहले इनका कर लो, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन में चाहे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो चाहे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो। फिर हमने देखा डिस्ट्रीब्यूशन लो। इसके बाद हम कुछ चीजें और देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में हमें दे दिया गया जैसे ए बी बराबर क्या है बी इंटू सी, तो इसका कतई मतलब नहीं है कि बी और ए को काट के हमें ए बराबर सी बोल दें, ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है। हमें ऐसा कभी भी नहीं करना है मैट्रिक्स में कि हम डायरेक्ट अलजेब्रा अप्लाई कर दें। जैसे अलजेब्रा में करते हैं कि एक्स वाई बराबर वाई जेड है तो वाई से वाई कट के एक्स बराबर जेड आ गया, ये चीज़ें यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई हमें नहीं करनी है। तो ए बी बराबर बी सी दिया हो तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ए बराबर सी होगा। इसी प्रकार अगर ए डॉट बी गुणनफल किया 0 आ गया तो इसका कतई मतलब नहीं है कि ए बराबर 0 है या फिर बी बराबर 0 है। दोनों मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी हमारे क्या आ सकता है, दोनों का गुणनफल 0 आ सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए कि या तो ए 0 है, ए 0 का मतलब ए नल मैट्रिक्स है या फिर बी क्या है हमारी नल मैट्रिक्स है, इनमें से एक भी नल मैट्रिक्स होगी तब हम कह सकते हैं कि ए डॉट बी क्या आएगा 0 आएगा। ये क्या होगा अवश्य आएगा। इसका उल्टा हमेशा सत्य नहीं है। ए डॉट बी 0 दिया गया, कोई जरूरी नहीं है कि इनमें से कोई मैट्रिक्स 0, लेकिन इनमें से कोई भी एक मैट्रिक्स 0 है तो डेफिनेटली ए डॉट बी हमारा 0 आने वाला है। इसके अलावा अगर क्वेश्चन में दे दिया कि ए और बी क्या हमारे नल मैट्रिक्स नहीं है, रिक्त मैट्रिक्स या शून्य मैट्रिक्स नहीं है, और फिर भी क्या है ए डॉट बी 0 है, तब हम एक चीज बोल सकते हैं कि ए और बी में से किसी ए और बी का मापांक क्या होने वाला है 0 होने वाला, डिटर्मिनेंट क्या होने वाला है 0 होने वाला है। ये हम आगे चल के पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बाद डिटर्मिनेंट में कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि ए बी बराबर बी सी है तो कतई जरूरी नहीं है कि ए बराबर सी हो। ए बी बराबर 0 है, कतई जरूरी नहीं है इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स हो, लेकिन हाँ इनमें से कोई एक नल मैट्रिक्स है तो ये अवश्य जरूरी होगा। दूसरा ए और बी नल मैट्रिक्स है नहीं फिर भी ए बी 0 आ रहा है तो इनका डिटर्मिनेंट अवश्य ही 0 आएगा। इसी प्रकार अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है जो कि हमारी क्या है कोई एक वर्ग मैट्रिक्स है, तो हम इस पे क्या बोल सकते हैं, अगर हमने गुणा किया ए की पावर m का इंटू ए की पावर n, अगर ये वर्ग मैट्रिक्स है तो ये प्रॉपर्टी लागू हो सकती है। इसी प्रकार अगर हमें कभी जरूरत पड़ी कि ए बी का होल स्क्वायर करो तो इसको कभी भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab से नहीं खोलना है, यहाँ पे अलजेब्रा वाला रूल नहीं लागू होगा। इसको हम क्या लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। अब पहले ए को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, फिर बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। ए डॉट ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं, बी डॉट बी को हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन ए बी प्लस बी ए को हम 2ab नहीं लिख सकते जब तक हमें दिया नहीं गया हो क्या कि ए बी बराबर बी ए। ए बी बराबर बी ए होने का मतलब क्या हो गया, कम्यूट हो गया। तो इसका मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, दो केस बनेंगे कि ए और बी क्या हो कम्यूट हो,
कम्यूट हो तो ये दोनों बराबर होंगे, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं। अगर हमें दे दिया जाए ए और बी के आपके एंटी कम्यूट, एंटी कम्यूट है, इसका मतलब ए बी बराबर क्या है, माइनस बी ए, तो ए बी प्लस बी ए जो है वो पूरा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा। ऐसे हमारे कम्यूट और एंटी कम्यूट के इक्वेशन में कहीं पे भी पूछे जा सकते हैं। हमने क्या देखा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने सबसे पहले देखा कि इसको अलजेब्रा की तरह हमें ओपन नहीं करना है, हमें क्या करना है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। फिर हमें क्रम का बहुत ध्यान रखना है, बी ए से मल्टीप्लाई हो रहा है तो बी डॉट ए लिखना है, ए बी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ए डॉट बी लिखना है। फिर हमने दो केस बनाए कि दोनों के कम्यूट हैं, कम्यूट के केस में बराबर हैं तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, ए बी को बी ए या बी ए को ए बी लिख सकते हैं, तो ये 2ab बन जाएगा। एंटी कम्यूट है तो ए बी बराबर माइनस बी है, ये पूरा 0 बन जाएगा। हमारे पास सिर्फ इतना बचेगा, है ना। अब देखो, अगर हमें दे दिया जाए क्या, अभी हमने क्या देखा कि ए और बी क्या थे, हमारे कम्यूट, है ना। कम्यूट थे तो हमारा ए बी बराबर क्या आया, बी ए आ गया। जैसे ही ए बी बराबर बी आया, हमारा क्या आया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या आ गया, वही आ गया जो हम जनरली ओपन करते हैं, लेकिन ये तभी आएगा जब ए और बी दोनों के कम्यूट है। इसका मतलब जब ए और बी कम्यूट है तो हम अलजेब्रा के रूल अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई करने का मतलब क्या हो गया, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया तो हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। ये तभी लिख सकते हैं जब दोनों क्या हो, कम्यूट हो। इसी प्रकार अगर ए की पावर एन इंटू बी की पावर एन दिया हो तो हम क्या कर सकते हैं, ए बी की पावर एन इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तभी पॉसिबल है जब हमारा क्या हो, ए और बी हमारे क्या हो, कम्यूट हो, ठीक है। तो ये हमने देखा कम्यूट और एंटी कम्यूट। कम्यूट होने का क्या फर्क पड़ता है, एंटी कम्यूट होने का क्या फर्क पड़ता है, वो भी हमने डिफरेंस देखा। एंटी कम्यूट होते ही ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रह गया, जबकि कम्यूट होते ही अलजेब्रा की तरह स्क्वायर ओपन हो गया, है ना। ये भी याद रखना है हमें कि अगर कम्यूट है तो यहाँ पे हम अलजेब्रा के रूल लागू कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर हमें कभी भी मिल जाए दो मैट्रिक्स और उनकी पावर है तो यहाँ पे हम इनका द्विपद प्रसार भी कर सकते हैं। इसको हम क्या मानेंगे, ए और ए प्लस एक्स की तरह ही मानना है और द्विपद प्रसार कर देंगे। कैसे करेंगे, NC0 ए की पावर एन प्लस NC1 ए की पावर घटती जाएगी, बी मल्टीप्लाई होता जाएगा, प्लस NC2 ए की पावर n माइनस 2 बी का स्क्वायर। लास्ट टर्म क्या आ जाएगा, NCn ए की पावर 0 बी की पावर। तो ये क्या हो गया, ऐसे हम ए प्लस बी की पावर n दिया गया हो तो इसमें हम द्विपद प्रमेय भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने दो मैट्रिक्स का योग देख लिया। योग के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी कि क्या होनी चाहिए, समान कोटि होनी चाहिए। इसमें क्या है, क्रम विनिमय का नियम लागू होता है, साहचर्य का नियम लागू होता है, चाहे आप प्लस बी प्लस सी कर लो चाहे प्लस बी कर लो, क्रम विनिमय का नियम भी लागू होता है। इसके अलावा हमने क्या देखा, गुणा देखा। गुणा में सबसे पहले हमने देखा कि कब संभव होगा, अगर संभव है तो उसकी कोटि क्या होगी, कोटि है तो उसके अव्यय क्या आएंगे। तीन चीजें हमें पता होनी चाहिए। जैसे ए डॉट बी कर रहे हैं, ए अगर एम क्रॉस एन का है, ये पी क्रॉस क्यू का है, तो ये एन और पी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी संभव होगा। और फाइनल जो कोटि आएगी वो किससे बनेगी, बीच वालों को छोड़ के जो बच्चा उससे क्या बनेगी, जो आंसर आएगा उसकी कोटि बनेगी। आंसर में अगर हमें जिस रो और जिस कॉलम पे अव्यय चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, ए का उस वही रो ले लेंगे, ए की तो क्या लेंगे, रो लेंगे, और बी का क्या लेंगे, कॉलम लेंगे। उनको आपस में क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यानी रो का मल्टीप्लीकेशन होगा किसके साथ, कॉलम के साथ। उसके बाद हमने कम्यूट देख लिया कि ए बी बराबर क्या आ जाए, बी ए। एंटी कम्यूट हमने देख लिया कि ए बी बराबर क्या आ जाए, माइनस बी ए। ए और बी अगर समान कोटि के मैट्रिक्स हैं तो ए बी भी संभव होगा और बी ए भी संभव होगा। ए बी संभव है तो कतई जरूरी नहीं है कि बी डॉट ए भी संभव होगा। फिर हमने क्या देखा, हमने देखा कि ए डॉट बी बराबर 0 है तो कतई जरूरी नहीं है कि दोनों नल मैट्रिक्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है और फिर भी 0 आ रहा है तो इनके डिटर्मिनेंट क्या आएंगे, 0 आएंगे। इनमें से एक भी क्या आ जाए, नल मैट्रिक्स आ जाए तो इनका गुणनफल अवश्य ही 0 आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हमने देखी, ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब हम देखते हैं गुणन का तत्समक।
ठीक है। तत्समक का मतलब हो गया, गुणन मतलब गुणा करेंगे, तत्समक का मतलब हो गया कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसको किस मैट्रिक्स से गुणा करें कि वापिस क्या आ जाए, वही आ जाए। तो वो ऐसी मैट्रिक्स जिससे गुणा करने पे खुद वही आ जाए, तो वो मैट्रिक्स फिर दिए गए मैट्रिक्स का क्या कहलाती है, तत्समक कहलाती है। जैसे ए गुणा बी किया बराबर ए आया, तो बी क्या कहलाएगा, ए का गुणन तत्समक कहलाएगा। और ये हमें याद रखना है, प्रत्येक मैट्रिक्स का जो तत्समक मैट्रिक्स हमने सीखा था, मान लो कोई ए मैट्रिक्स है और उसकी कोटि कितनी है, m क्रॉस n है, तो इसके सेम कोटि का जो तत्समक मैट्रिक्स होगा ना, वो इसका गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका मतलब किसी भी मैट्रिक्स को अगर i से गुणा करेंगे तो वो हमेशा क्या आएगी, वापिस वही मैट्रिक्स आ जाएगी। जैसे a की पावर m को भी i से गुणा कर दिया तो भी क्या आएगी, a की पावर m आएगी। तो प्रत्येक मैट्रिक्स के लिए तत्समक मैट्रिक्स ही उसका गुणन तत्समक मैट्रिक्स कहलाता है, क्योंकि उसको गुणन उस तत्समक मैट्रिक्स से गुणा करने पे वो स्वयं मैट्रिक्स हमें मिलने वाला है। ठीक है। तो जब भी हमें ए डॉट आई दिख जाए हम उसको ए लिख सकते हैं। एक चीज़ और हम ध्यान रखना है, कभी भी हमें मल्टीप्लाई में, जैसे हम कभी भी मैट्रिक्स में अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से, तो इसको 2 नहीं लिखना है, हम क्या लिखेंगे, उसको 2i लिखेंगे। क्यों, हम मैट्रिक्स में बात कर रहे हैं, तो हमें तत्समक मैट्रिक्स हमारा 1 की तरह यहाँ पे काम करने वाला है। जैसे अलजेब्रा में 1 काम करता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो वापिस आएगा, उसी प्रकार हमारा यहाँ पे तत्समक मैट्रिक्स काम करने वाला है। ठीक है। ये हो गया हमारा गुणन का तत्समक। किसी भी मैट्रिक्स का तत्समक में गुणन तत्समक क्या होगा, सेम कोटि का तत्समक मैट्रिक्स ही उसका गुणन तत्समक कहलाता है। ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि i प्लस ए की पावर दिया गया 10, ये बोल रहा है कि एक्स ए प्लस वाई आई के बराबर है, तो x की वैल्यू बताओ और y की वैल्यू बताओ। जहाँ पे a बराबर कितना है, 1 0 0। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें i प्लस ए की पावर 10 को ओपन करना आना चाहिए। थोड़ी देर हमने पहले सीखा था, 10 द्विपद लगा देंगे, 10c0 10c1 और 10c2 और लास्ट पद क्या आ जाएगा, 10c10 ए की पावर 10। तो अब देखो, एक अब तत्समक मैट्रिक्स के केस में याद रखना है, उसको कितनी भी पावर कर लो अब वापिस क्या आएगा, तत्समक मैट्रिक्स आएगा। तो आई 10 9 इनकी तो टेंशन खत्म। अब हमें क्या चाहिए, हमें ए चाहिए, ए दिया है, हमें ए स्क्वायर चाहिए, ए क्यूब चाहिए, और कहाँ तक चाहिए, ए 10 तक चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या करेंगे, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी रो इसके कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 0 1 0 का मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई 0, ये रो जिससे भी मल्टीप्लाई होगी 0 देगी, क्यों दोनों हुए 0। तो हमने क्या देखा, ए स्क्वायर बराबर ये आ गया। जैसे ही ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब बोले तो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर बराबर ए। तो इसका मतलब ए की पावर आप कुछ भी ले लो, हमेशा क्या आने वाला है, ए ही आने वाला है। इसका मतलब इसमें 1 10 इनको सबको हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। ठीक है। तो हमारा ये क्या बन जाएगा फिर, आई प्लस ए की पावर जो 10 है वो क्या बन जाएगा, 10c0 आई प्लस 10c1। अब हमें पता है आई डॉट ए क्या देने वाला है, वापिस ए ही देने वाला है, या है ना, तत्समक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे वापिस यही आएगा। 10c2 आई स्क्वायर तो ए दे देगा, आई की पावर 8, तो ए स्क्वायर के वापिस क्या दे देगा, ए दे देगा। फिर क्या आएगा, 10c3 ए, ऐसे चलते चलते 10c10 ए आ जाएगा। अब 10c0 की वैल्यू 1 है, ये तो आई बन गया, प्लस अब आगे वाले में से हम ये क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारी क्या आएगी, द्विपद प्रमेय की प्रॉपर्टी काम आएगी। हमें पता है 10c0 प्लस 10c1 से लेके 10c10 बाइनोमियल कोफिशिएंट के गुणन सॉरी द्विपद गुणांकों का योग क्या होता है, 2 की पावर n। लेकिन इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 10c0 हमारा क्या है, मिस है, हमें तो इतना ही चाहिए, तो इतने का योग क्या आ जाएगा, 10c1 से लेके 10c10 तक, ये आ जाएगा 2 की पावर 10। इसको कहाँ ले जाते हैं, इधर ले जाते हैं, तो -1। तो ये आई तो एज इट इज रहा, ए रहा, ये बन गया 2 की पावर 10 -1। अगर हम x की बात करें,
एक्स क्या था, ए का गुणांक था तो 2 की पावर 10-1, वाई क्या था, आई का गुणांक था। तो ये हमारी क्या आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू। तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो दिया गया था उसका द्विपद प्रसार किया, फिर हमने प्रॉपर्टी लगाई कि तत्समक मैट्रिक्स की तो कितनी बार पावर ले लो वही आने वाला है, तत्समक मैट्रिक्स को किसी से भी गुणा करने वाला है सेम मैट्रिक्स आने वाला है। ए का स्क्वायर किया, पता चला ए आया, तो इन सब को हम क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। जैसे ही ए लिखा, इसमें से ए बाहर आ गया, इनका हमें योग निकालना आता है, और इससे हम तुलना की, हमारी क्या आ गई, एक्स और वाई की वैल्यू